हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी पर। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम थ्योरेटिकल पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट ये दोनों हम देखेंगे। और हमारा एक वादा है, आपको मैं पूरा कंसेप्ट टू कंसेप्ट एंड न्यूमेरिकल बाय न्यूमेरिकल पूरा एक टू द पॉइंट सिखाऊंगा। ठीक है, बस आप है ना रिवीजन करते रहिए नोट्स का। जैसे अभी मैं पढ़ाऊंगा इसका आप है ना नोट्स बना लेना। नोट्स कम से कम अगर आपने है ना 2 बार 3 बार रिवीजन किया, उसके बाद जब हमारा दूसरा वाला लेक्चर आएगा इसके बाद जब आप उसको पढ़ेंगे ना तो बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, गारंटी है कि आपसे है ना सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपसे गलत हो जाए। ठीक है, बस आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर है। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। बहुत ही ज़्यादा ये गजब का चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपके सिलेबस में कुछ पार्ट काट दिए गए हैं। ठीक है, तो हम समझेंगे है ना सबसे पहले नंबर तो चार्ज के बारे में। ठीक है, हम किसके बारे में समझेंगे बोलो, चार्ज के बारे में समझेंगे। ठीक है, फिर हम करंट के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बट ये आपके टॉपिक से हट चुका है। ठीक है, लेकिन ह्यूज होगा आगे यार, तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। ठीक है, तो हाँ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम चलो थोड़ा है ना स्टार्ट करते हैं अपना चार्ज से। ठीक है, चार्ज समझते हैं भाई, चार्ज क्या होता है। देखिए, चार्ज है ना एक टाइप की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? एक टाइप की क्या होती है? प्रॉपर्टी, जो क्या करता है ना मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक नेचर को है ना शो करता है। क्या करता है? शो करता है। ये चार्ज का काम होता है। अब भाई आप अगर जाओगे चार्ज के पास ना, पूछोगे आप कितने टाइप के होते हो, तो ये कहेगा सर हम तो 2 टाइप के होते हैं, दुनिया जानती है। एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, इसमें कोई कमी नहीं है। देखिए, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है, डिफिशिएंसी होती है। और जिनके पास है ना नेगेटिव चार्ज होता है, उनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? एक्सेस होती है। ठीक है, अच्छा, चार्ज को हम और कैसे समझ सकते हैं? देखिए आपको ध्यान रखना है, कोई अगर हमारे पास एक मेटल है, क्या है? मेटल, मान लीजिए मेटल है, तो मेटल के अंदर है ना चार्ज से पहले इलेक्ट्रॉन आता है। कौन आता है? इलेक्ट्रॉन। अगर आपको पता है ना एक इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं, तब आगे आप कहानी बना सकते हो। देखो, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। क्या होती है? कूलाम। ठीक है, उसको हम C से डिनोट करते हैं। फिर से बोलो, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। ठीक है, तो रिवीजन करना है ना। अच्छा, अब मान लीजिए एक मेटल था ये। ठीक है, क्या था? मेटल। अब इसके अंदर है ना टोटल चार्ज कितने होंगे? Q बराबर, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन पर ही चार्ज होता है, तो टोटल कितने हैं? मान लीजिए इसके अंदर N इलेक्ट्रॉन है, तो N × E कर देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो Q बराबर कितना होता है? Ne। जब भी मैं आपसे अगर पूछूंगा ना चार्ज, Q बराबर क्या होता है? Ne। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और Q क्या होता है? टोटल चार्ज। ठीक है, टोटल क्या होता है? चार्ज होता है। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आ गई ना। अब चलो बात करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे चार्ज क्या है ना रेस्ट पर है। चार्ज अगर नहीं चल रहा है तो ध्यान रखना कोई करंट बनने वाला नहीं है। अब हम इस चार्ज को क्या करने हैं? मूव कराएंगे। इस चार्ज को हम क्या कराएंगे? बोलो, मूव कराएंगे भाई। ठीक है, और जैसे मूव कराएंगे ना धीरे धीरे यार, चाहे रफ्तार में करंट आएगा। क्या आएगा? करंट। बोलो क्या आएगा? धीरे धीरे यार रफ्तार में क्या आने वाला है? करंट। क्या आने वाला है? करंट। ठीक है, लो आ गया करंट, खटाक। ठीक है, खटाक से। ठीक है, अब समझते हैं भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखो, एक हमारे पास क्या है? कंडक्टर है। ये क्या है? कंडक्टर। ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठे थे, इनसे बोला तुम जरा चलो ना यहाँ से, तो ये डग 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 चलने लगे ऐसे। ठीक है, और जैसे चलने लगे ना तो इनके अंदर एक गुण देखा गया। क्या देखा गया? गुण। मतलब चार्ज जब फ्लो करता है ना, उसी चीज़ को है ना इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इसके अंदर एक चीज़ निकल के आई, मैग्नेटिक फील्ड। वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब तक इलेक्ट्रॉन चला नहीं तब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना। इसी से है ना अगला नया चैप्टर बनता है। तो है ना कनेक्शन कुछ अगले वाले चैप्टर का इसी से। तो अभी तक देखिए, जब तक इलेक्ट्रॉन के पास कोई
है ना, स्पीड नहीं है, तब तक इसके पास कोई करंट है नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तभी क्या आएगा, करंट। तो वही चीज़ यहाँ पर है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक जो करंट होता है ना, हमेशा मूविंग इलेक्ट्रॉन के थ्रू आता है, ऐसे वैसे नहीं आता भाई। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला होता है चार्ज का क्या करना, चार्ज में किससे डिवाइड करना है, टाइम से। रेट बनाने के लिए टाइम से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डी क्यू अपान क्या होता है, डी टी। ठीक है, हाँ, और इसका जो यूनिट होता है ना, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर, या चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम, कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर क्या होता है, सेकेंड होता है। तो इसका यूनिट आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम बात करें ना, बोल दे कभी 1 एम्पेयर को डिफाइन करिए। ठीक है, तो आप बोल देना सर अगर है ना 1 एम्पेयर क्या होता है, अगर है ना इन 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 कूलाम चार्ज, ठीक है, फ्लो करता है। क्या करता है बोलो, फ्लो करता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, 1 एम्पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 एम्पेयर। अच्छा, यही है 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 कूलाम अपान 1 सेकेंड। ठीक है, यानी कि 1 कूलाम पर सेकेंड। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, अच्छा देखो, ये जो आपका करंट होता है ना, करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इट हैव नो एनी डायरेक्शन, इट हैव नो एनी डायरेक्शन, ध्यान रखना है। ठीक है, यह कभी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं भाई, इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर करते हैं, आप बता सकते हैं? अमीटर। किससे, अमीटर से। अच्छा सर, अमीटर होता है, ये एक ऐसा मेजरमेंट, अमीटर क्या करता है भाई, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। अच्छा करता है, तो बताइए कैसे करता है। मान लीजिए आपके पास एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब आपके घर का पंखा, ठीक है, आपके घर का बल्ब, आपके हाथ में एक चार्जर होगा, मोबाइल होगा। ठीक है, जब ये यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को तो कहीं ना कहीं यहीं पर होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हमें, ठीक है, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, क्या है, रेजिस्टेंस है भाई, क्या है, ये आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये आप मान लीजिए बैटरी एक लगा देता हूँ मैं, ये बैटरी का सिंबल होता है, प्लस वाला डंडा आपका पॉजिटिव का, छोटा वाला नेगेटिव का होता है। ठीक है, अब मान लो है ना, एक छोटा सा मैंने ऐसे समझने के लिए सर्किट बनाया और इसमें चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है कि भाई करंट कितना आया, तो तुरंत हम खटाक से क्या लगाएंगे, अमीटर। अमीटर का कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, हम अगर ऐसे लिख देते हैं तो इसको अमीटर कहते हैं। अमीटर हमेशा है ना सीरीज में लगाई जाती है, सर्किट में कैसे लगाई जाती है, सर्किट में ध्यान रखना है, सीरीज में लगाई जाती है। किस में लगाई जाती है, सीरीज में लगाई जाती है। ठीक है, और ये बात भी कोई पूछ सकता है आपसे, जो अमीटर होता है ना उसका रेजिस्टेंस हाई होता है कि लो होता है, तो ध्यान रखना अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, क्या रेजिस्टेंस, वो आपका क्या होता है, लो होता है। ठीक है, तभी वो करंट को अच्छी तरह से मेजर कर देता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नहीं पता होगा ये। ठीक है, बट यही पता होगा सर्किट में कैसे लगाते हैं, सीरीज में। ठीक है, तो ऐसे ही है ना, सीबीएसई बोर्ड है ना, ऐसे घुमा के ऐसे पूछ लेता कि बच्चा सोचता कि ये तो मुझे आ रहा है लेकिन लिख नहीं पा रहा हूँ, है ना, तो थोड़ा केयर करके। अच्छा आगे कुछ और बताओ सर खास। देखो आपके लिए एक और आया जानदार टॉपिक, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या ना, मान लीजिए एक कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर देखो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये इतने बेवकूफ़ होते हैं, चल नहीं पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, अब इनको है ना आगे बढ़ाना है, करंट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक बैटरी लाते हैं। क्या लाते हैं, बैटरी। तो बैटरी क्या करता है ना, ये प्लस का डंडा है, ये माइनस का है। बैटरी क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन को ना लात मार के, क्या करके, लात मार के धक्का देता है इन्हें। ठीक है, आगे बढ़ाता है। तो ध्यान रखना बैटरी का काम केवल है ना पुश करना होता है। क्या करना होता है, पुश करना है, बस बैटरी का काम क्या होता है, पुश करना। अब बात समझते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पर।
भाई इतना तो समझ में आ गया, बैटरी क्या करता है, धक्का देता है, चाहे लात मार के दे चाहे जैसे भी दे, लेकिन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, धक्का देता है। ठीक है, और कोई काम नहीं होता बैटरी का। अच्छा, अगर कोई पूछे ना करंट, नहीं, इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तभी तो करंट आएगा। मान लीजिए बैटरी भी लगा दिया और पोटेंशियल में कोई अंतर ना हो, भाई पोटेंशियल भी है लेकिन दोनों के अबाउट, जैसे यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो, तब फिर क्या करोगे। ठीक है, तो क्या करना क्या है ना, इनके बीच ध्यान रखना है क्या होता है कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इनमें कुछ डिफरेंस होता है। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में 2 पॉइंट के अबाउट क्या होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। जब डिफरेंस होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बात इस चीज़ को समझो। ठीक है, हम जानते हैं भाई किसी भी इलेक्ट्रॉन को या किसी भी चार्ज को फ्लो करने में जो वर्क करना पड़ता है, ठीक है, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बट अभी आप पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब समझिए, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे मान लीजिए वाटर है, इसमें थोड़ा ऊपर तक भरा हुआ है, ठीक है, एक आपका मतलब दूसरा कंटेनर है, इसमें इतना भरा हुआ है। अगर इसको एक पाइप से जोड़ दिया जाए तो आप जानते हैं ये पानी तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का लेवल क्या ना हो जाए, सेम हो जाए। और जब लेवल सेम हो जाए क्या पानी फ्लो कर सकता है, नहीं ना, यानी कि उस समय हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। जब लेवल सेम हो जाए तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, लेवल सेम है। जब भाई अभी तो अंतर है तो यहाँ पे पोटेंशियल कुछ ना कुछ है, सेम ऐसी ही बात यहाँ पर भी हो रही भाई। ठीक है, अब आते हैं इसके एक्चुअल, है ना किस पर, बोलो, एक्चुअल डेफिनेशन पर। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, समझते हैं। मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन थे अब एक चार्ज ई जो है ना, इसको हम यूनिट चार्ज मान लेते हैं, छोटा सा चार्ज है जिसको एक जगह से दूसरे जगह तक लाने में कितना वर्क करना पड़ता है, W, और इसका चार्ज कितना है, Q। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो किया गया वर्क है, ठीक है, W/Q, यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। यहाँ पे मान लीजिए पोटेंशियल VA है और यहाँ पे BB है, ठीक है। तो हमेशा चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, तो VA माइनस BB लिख सकते हैं। BB है, क्या है, BB, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम B से भी डिनोट कर लेते हैं या डेल्टा B से भी कर लेते हैं, बस आपको समझ में आ जाए ये 2 पॉइंट के बीच की बात है, ठीक है, खुद की बात नहीं है, नहीं तो उसको हम पोटेंशियल कहेंगे, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इन्फिनिटी पर, बट वो अपने सिलेबस में है नहीं, तो बात नहीं करनी है यार, ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट बात कर लेते हैं, यूनिट क्या होता है, यूनिट, ठीक है, आओ यूनिट समझते हैं। देखिए यूनिट यहाँ पर मैं बोलूँ, देखो वर्क अपान क्या है, चार्ज, तो वर्क का जूल हो गया और चार्ज का क्या हो गया, कूलाम। और एक और बढ़िया यूनिट वोल्ट होता है, इसको V से डिनोट करते हैं, तो ध्यान रखें ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। जैसे अमीटर होता था ना, करंट को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते थे, अमीटर का। किसका यूज करते थे, अमीटर का। ऐसे इसको मेजर करने के लिए ना वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, किसका, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, ठीक है। और इसको पैरेलल में लगाते हैं, किस में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। अब पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, और पैरेलल जो आपका वोल्ट मीटर होता है ना, इसका रेजिस्टेंस वहाँ पे लो था, यहाँ पे क्या रहने वाला, हाई, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा बैटरी क्या होगी, ड्रॉप होगी। जितना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही बैटरी क्या होगी, ड्रॉप होगी। और वही वैल्यू कैलकुलेट करके वो बता देगा, कहेगा लो सर ले जाओ। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं भाई, आ गया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है भाई, एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है, इन बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसको किस में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। अब देखो इसको शो करने का तरीका कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, वहाँ पे तो मैंने थोड़ा ऐसे ही बताया। मान लीजिए रेजिस्टेंस है, ठीक है, R, तो यहाँ पे जब लगाऊंगा तो हम ऐसे पैरेलल में लगाएंगे हम इसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वोल्ट मीटर है जो इसके बीच, इसके अबाउट क्या बताने वाला, पोटेंशियल बताने वाला, कितना ये रेजिस्टेंस खाएगा। एक टर्म और आता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये क्या होता है, देखो ये क्या करता है, जैसे होता नहीं, आपके घर के बगल में कुछ आदमी होंगे, आपके ऊपर शक करते हैं, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, ऐसे ये है, ये करंट के लिए शक करता है,
करंट आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, ठीक है। ये बताता है किसको, गैल्वेनोमीटर को। किसको बताता है, अच्छा सर ये बात है, और क्या, औरत है ये एकदम, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ओम्स लॉ, वाह ओम्स लॉ, अरे सर ओ माय गॉड, ओम्स लॉ सर आप क्या कर रहे हो? अरे नहीं भाई, ओम्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूँ है ना ओम्स लॉ क्या होता है, तो आपको अगर अच्छी तरह से याद होगा ना तो आप कहेंगे सर जो पोटेंशियल लगाते हैं ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और जो करंट फ्लो करता है ना उसका जो रेशियो होता है ना कांस्टेंट होता है, या वो उसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। बट ये गलत है। क्या है, गलत है। जो आप पढ़े हो ना गलत है, अगर आप केवल इतना बता के छोड़ देते हो, ठीक है। देखिए क्या होता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट होती है ना तो उसके अंदर कुछ टर्म और कंडीशंस होते हैं, ठीक है। आप गए भाई सर्फ वाले दुकान पर, बोला कि सर्फ दे दो, वहाँ पे लिखा है 40% क्या नाम है फ्री है, लेकिन नीचे लिखा होता है टर्म एंड कंडीशन। ऐसे नहीं मिल जाती है फ्री में, उस टर्म और कंडीशन को समझना पड़ता है, ठीक है। उनके रूल्स को समझेंगे तभी आपको वो 40% फ्री मिलेंगे, यानी कि वो ऑफ़र है ना तभी एप्लीकेबल होगा जब उनके टर्म और कंडीशन को आप मानेंगे। अगर आप टर्म और कंडीशन को भूल गए, क्या आपको देगा एक्स्ट्रा 40%? बोलो, नहीं देगा ना। तो हम लेना है तो भाई उसके टर्म और कंडीशन को समझना पड़ेगा। तो ओम्स के पास गए हम, इससे बोला कि भाई तू बता तुम्हारा क्या है टर्म और कंडीशन, ठीक है, टर्म एंड कंडीशन। ये बोला बस एक ही टर्म और कंडीशन है, उसका जो फिजिकल स्टेट है ना, फिजिकल स्टेट, ठीक है, स्टेट कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। अब आप कहेंगे ये क्या है सर, ठीक है। देखिए जो आप कंडक्टर लेंगे ना उसके पास लेंथ भी होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी होगा, ठीक है, और वहाँ का है ना टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब है ना फिजिकल वाली चीज़ें हैं, ये नहीं बदलना चाहिए जब आप ओम्स लॉ का नाम ले रहे हो। अरे मैंने बोला अच्छा, ओ माय गॉड बात ये थी। हम कहेंगे ठीक है, अब बात तो मानना ही पड़ेगा, अगर तुम्हारा नियम लगाना है तो हम कहेंगे ठीक है, तो सबसे पहले ये बात तो करनी पड़ेगी। हाँ, तो ध्यान रखना कि अगर आप बोल देते हैं ना उसका फिजिकल स्टेट क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो, या उसका कुल मिला के फिजिकल स्टेट कांस्टेंट हो, उसमें टेम्परेचर, लेंथ, एरिया सब आ जाते हैं, प्रेशर वेशर, ठीक है। तो उस समय अब ये तो बात समझ में आ गई ना, इनका लिमिटेशन क्या है, यानी कि फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रहना चाहिए चाहे जैसे, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ यार, अच्छा तो समझते हैं भाई। देखो हमारे पास एक कंडक्टर है, एक क्या है, कंडक्टर, क्या है, कंडक्टर, ये है कंडक्टर आज का। अरे यार मुझसे घटिया सा क्यों बन गया, ओहो, फिर से बनाते हैं, यूं 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 यूं, यस सर ये बन गया इस बार, ठीक है। मान लीजिए कंडक्टर, इसकी लेंथ कितनी है, L, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ठीक है। यहाँ पे एक बैटरी आप लगाइए फटाफट, ठीक है। तो अब ये बताया क्या गया, अगर आप वोल्टेज लगाते हैं ना तो इसमें करंट फ्लो करने लगता है, कब, जब इसका टेम्परेचर है ना, लिख दो ऐसे, टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। तो उस समय इसमें लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली है ना प्रोपोर्शनल होता है करंट के। लेकिन ध्यान रखना ये कब लगाएंगे, याद हुआ कि नहीं याद हुआ, जब इसका फिजिकल स्टेट क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी कि टेम्परेचर, लेंथ सब क्या हो, कांस्टेंट हो। अब आप इसको ध्यान से पढ़ो, ओम्स लॉ स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। वाह सर मौज कर दी आपने टेम्परेचर बता के। हाँ भाई, अगर आपने है ना ये बातें नहीं लिखी तो वो एग्जामिनर है ना यही देखता है, ये थोड़ी देखता है प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनल, ये तो सब लिख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कभी भी आपसे अगर कोई भी पूछे तो आप इसको ज़रूर बताएंगे और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो V प्रोपोर्शनल कितना, I, अच्छा तो प्रोपोर्शनलिटी है, हटाएंगे तो एक कांस्टेंट पैदा होगा, उसका नाम होगा R, क्या नाम होगा, R क्या है, कांस्टेंट है,
ये क्या है, कांस्टेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ठीक है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ठीक है। तो R बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, V/I, ठीक है। तो हम कह सकते हैं V और I का जो रेशियो होता है कांस्टेंट होता है भाई, क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। अब आपसे कोई अगर ये पूछ लेना, बताइए क्या रेजिस्टेंस V पर डिपेंड करती है, क्या रेजिस्टेंस I पर डिपेंड करती है, अब आप कहेंगे सर ये क्या आप पूछ रहे हो, मुझे नहीं आया समझ में। तो देखो, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा दी जाए, यानी कि बैटरी की वैल्यू बढ़ा दी जाए, क्या रेजिस्टेंस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, या करंट की वैल्यू बढ़ा दी जाए, क्या रेजिस्टेंस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा। आपके मन में आ रहा होगा सर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, करंट बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा क्योंकि डिवाइड में है। देखो भैया एक बात मैं बता दूं, ये एक रेशियो है और पहले से ही बोल दिया गया है, आर आपका एक कांस्टेंट है तो इसका रेशियो कांस्टेंट है भाई। बी में परिवर्तन करोगे तो आई में परिवर्तन होगा, और आई में करोगे तो वी में होगा, ठीक है। लेकिन आर में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो ध्यान रखना, आर, इसको ऐसे, आर इज नॉट डिपेंड, ठीक है, ऑन आई एंड वी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। आपसे कोई पूछ सकता है, स्कूल का टीचर ही पूछ सकता है, या पूछा होगा, आपको पता होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, रेशियो होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है, आगे हमें बढ़ना चाहिए। लो बढ़ गए। अब यहाँ पे बात करते हैं रेजिस्टेंस। अच्छा, मेन मतलब क्या होता है रेजिस्टेंस का, बार बार हम नाम सुन रहे हैं भाई, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। और आपको ये भी याद होगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ वी एंड आई इज नोन एज रेजिस्टेंस, जो कि क्या है, पूरा गलत है। ये तो मैथमेटिकली हो गया ना, फील तो आना चाहिए आपको, ठीक है। तो समझिए इस चीज़ को, करेंगे कैसे। रेजिस्टेंस जो है ना, एक टाइप का क्या करता है, ये कहता है कि सर हम जहाँ भी रहेंगे ना वहाँ पर रजिस्ट ही करेंगे, हमारी क्योंकि प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टेंस देखिए, कोई है ना, कोई वैल्यू नहीं है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कोई वैल्यू नहीं है, ये एक टाइप की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है यार। क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है ऑफ एनी कंडक्टर, ऑफ एनी कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इट रजिस्ट। अरे ये क्या करती है, विरोध करती है। रजिस्ट का मतलब क्या होता है, विरोध करना, क्या करना, विरोध करना, ठीक है। किसका, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, यानी कि जो उस कंडक्टर से, मान लीजिए ये एक आपका वायर है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से एक आपने बैटरी लगाया, ठीक है, ये आप V वोल्ट लगाया, करंट फ्लो हुआ I। अब यहाँ से जब करंट जाएगा ना तो इसको दिक्कत होगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे मंदिर में है ना, ज़्यादा जाम लग जाए, गेट पर नहीं निकल पाते हैं, तो समझ जाओ एक टाइप की वो प्रॉपर्टी है रजिस्ट होने की। वो मंदिर वाला रेजिस्टेंस है, ये हमारे कंडक्टर वाला रेजिस्टेंस है, अंतर इतना सा है बस। अब ये रेजिस्टेंस डिपेंड किस पर करेगा, आप सोचो, उस मंदिर में अगर ताप बढ़ जाए, ताप का मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है, थोड़ा गेट की लंबाई बढ़ जाए तो करंट बहुत आसानी से फ्लो होगा कि नहीं होगा, हाँ, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही बात होने वाली है। तो देखिए अब इसका यूज कहाँ पर करते हैं, देखिए रेजिस्टेंस एक टाइप की तो प्रॉपर्टी है, अगर इसका यूज हम कहीं करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को रोकने के लिए, ठीक है, तो उसी को हम रजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, रजिस्टर। अ कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू रजिस्ट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड रजिस्टर। देखो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है, बट रजिस्टर एक कंपोनेंट होता है जो केवल यूज किया जाता है करंट की वैल्यू को घटाने या बढ़ाने के लिए, घटाने या बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। R इक्वल टू क्या होता है, V/I, ठीक है। अभी हम इसका एक बढ़िया सा प्यारा सा ग्राफ देखते हैं, समझते हैं। और अगर हम बात करें प्रैक्टिकल अप्लायंसेस, ठीक है, कहाँ पर यूज करते हैं इसका यूज, देखिए इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर कोई टीचर या प्रैक्टिकल वाला लैब में अगर कोई पूछ ले इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो आप ये बात बता देंगे, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में घुसेंगे ना, मज़ा आ जाएगा, सब चीज़ समझ जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे कोशिश करिए। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है ना, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर, कंडक्टर में
वो जो रजिस्ट होता है ना, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसका विरोध होता है। क्यों होता है उसका कारण समझने आए हैं, ठीक है। तो होता क्या है, अब भाई हम यहाँ पे समझ सकते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, देखिए जब चार्ज फ्लो होता है ना तो एक साइड में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते हैं। बड़ी दिक्कत बात तो ये है, ठीक है, दिक्कत वाली बात यही है, पॉजिटिव चार्ज आपके मूव नहीं करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चला गया, ठीक है, तो यहीं पर है ना जो जगह है ना क्रिएट होगी वहीं पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये क्या करता है ना, अट्रैक्ट करने लगता है। क्या करने लगता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को कहता है मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हें अट्रैक्ट करूँगा। वो जो अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी है ना वही है रजिस्ट करना, ठीक है, वही क्या है, रजिस्ट करना, ठीक है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, हिंड्रेंस। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन भाई फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, अपना जगह जब छोड़ के जाएंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है, उन्हीं की वजह से वहाँ पर क्या करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन को जब फ्लो नहीं होने दे रहे हैं तो क्या हो रहा है भाई, हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो जब पॉजिटिव चार्ज आया यानी कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के गया एक गड्ढा क्रिएट हो गया। अब जो आएगा अगला इलेक्ट्रॉन उसी में पहले गिरेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो जो आता है उसमें गिरता है ना, वही आपका क्या हो रहा है, रजिस्ट कर रहा है, ठीक है, वही आपका रजिस्टेंस होता है। उसी से पूरे कंडक्टर को हम कहते हैं रजिस्टर। क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं भाई, ठीक है। अच्छा आगे समझते हैं। अब बात यहाँ पे कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्ज़ाम में है ना पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है भाई, क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब बात हो रही है ना, मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, तो इसकी लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी को हम रो से शो कर रहे हैं, ठीक है। अब भाई एल्युमिनियम देखो अलग होता है, आयरन अलग होता है, उसके करेक्टरिस्टिक को है ना डिफाइन करने के लिए हम उसको नाम देते हैं रो, आगे इसका नाम पड़ेगा रजिस्टिविटी, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, अगर किसी भी कंडक्टर का लेंथ बढ़ा देते हैं, लेंथ को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, लेंथ को अगर हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, पहला पॉइंट समझते हैं, अगर लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस अपने आप इंक्रीज हो जाता है, तो यानी कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। सेकेंड पॉइंट, जब अब ये जो बात कर रहे हैं ना एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर बात हो रही है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात हो रही है, नहीं तो अलग कहानी बनती है इसकी। और जब हम ना एरिया को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस घट जाता है, यानी कि इसके साथ उल्टा संबंध होगा, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो R प्रोपोर्शनल L अपान कितना A, और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उसका नाम है रो, L अपान A, ठीक है। तो R जो है ना उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर, L पर और रो पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं रो इज अ कांस्टेंट विच कॉल्ड रजिस्टिविटी, या इसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका क्या नाम होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक बात और ध्यान रखना, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है ना, रेजिस्टेंस का यूनिट जो होता है, ठीक है, वो ओम होता है। क्या होता है बोलो, ओम होता है, ठीक है, क्या होता है, ओम, ठीक है। ओम का सिंबल ऐसा बनता है उल्टा मटकी, ठीक है, जैसे 3 ओम लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, जब मैं बोलूँ 4 ओम तो आप ऐसे लिखेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। अच्छा और सर कुछ, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए ना रो का मतलब यहाँ पे क्या है, तो ध्यान रखना वो प्रॉपर्टी मतलब उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, उस पर उसके प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, मरता है, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं जो रेजिस्टेंस है ना V और I पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया एंड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब समझते हैं आगे रजिस्टिविटी क्या होता है। तो कुछ नहीं है, आप अगर पिछले वाले फॉर्मूला देखें तो R इक्वल टू L, देखो रो L अपान A, तो रो की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, रो इक्वल टू है ना, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा R इंटू A अपान कितना L, ठीक है, ये होगा।
अब अगर हम बात करें भाई, इसको डिफाइन किया गया है, तो अगर कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर हो, 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है, तो आपका जो रजिस्टिविटी होता है ना वो रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। देखो आर और ए की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर अपान 1 मीटर। अब बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 मीटर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो रो इजकल टू आर का यूनिट क्या होगा, ओम, और एक आपका एम बच चुका है तो ओम मीटर हो जाएगा। ओम क्या होगा, मीटर, ये इसका यूनिट हो गया। इट्स एसआई यूनिट्स ओम मीटर, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये किस पर डिपेंड करता है, केवल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पर। गलती से भी और कहीं मत कर देना, मटेरियल पर, ठीक है। अच्छा आगे समझते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ कुछ बातें। रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अच्छा देखिए, मटेरियल हैविंग रजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10 टू पावर -8 ओम मीटर एंड 10 टू पावर -6 ओम मीटर कंसिडर एज अ वेरी गुड कंडक्टर। यानी कि जिनका रजिस्टिविटी है ना इतने से इतने के बीच में होती है वो अच्छे कंडक्टर होते हैं। अब सिल्वर की बात कर लें, दुनिया में सबसे अच्छा सिल्वर ही है कंडक्टिंग के लिए, यानी कि ये बहुत कम है ना रजिस्ट करता है करंट का, तो इसकी जो वैल्यू है ना इतनी होती है, ध्यान रखना है। रबड़ के लिए बात कर लें, ये भी एक गुड इंसुलेटर है। देखो ये करंट को फ्लो नहीं करने देता, यानी कि इसकी रजिस्टिविटी बहुत हाई होनी चाहिए, पावर माइनस का नहीं आएगा प्लस का आएगा, ठीक है। तो इसकी देख रहे हो रजिस्टिविटी कितनी है, बहुत ज़्यादा है, नहीं हो सकता कभी ऐसा, ठीक है। और एक बात और कर सकते हैं, रजिस्टिविटी है ना, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है ना वेरी करता है विद टेम्परेचर। देखो आगे हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रखा था, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ध्यान रखना टेम्परेचर का भी इफेक्ट किस पर पड़ेगा, रजिस्टिविटी पर, ठीक है। टेम्परेचर तो एक ऐसा चीज़ है ना जो मटेरियल के गुण को है ना चेंज कर देता है, तूफान एकदम मचा देता है, ठीक है। अच्छा तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं किस पर, आओ समझते हैं एक बढ़िया सा छोटा सा न्यूमेरिकल पर, ठीक है। तो हमारे पास कह रहा है एक ड्रॉ अ क्लोज्ड सर्किट डायग्राम, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ अ 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर XY, एन एमीटर एक वोल्ट मीटर और 4 सेल ऑफ 0.5 इन ईच एंड प्लग की, ये सब चीज़ मुझे लगानी है और उसका एक हमें ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। तो देखो थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं यहाँ पर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। देखो V इक्वल टू कितना होता है IR, तो यहाँ पे हमें V और I के बीच में ग्राफ बनाना है, ये ध्यान रखें। आगे मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन था तो क्वेश्चन में थोड़ा सॉल्व करके समझ लेंगे। तो देखो B का पावर भी 1 है और I का पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा ये V है और ये I है, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्यों, क्योंकि दोनों का पावर सिंगल है, 1 है। तो ये आपका जो जिस एंगल पर ये झुका होता है ना, जितना झुकाव होता है उसको हम स्लोप कहते हैं। और ये जो स्लोप है ना, स्लोप रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, यानी कि जो स्लोप है वो कह सकते हैं ये किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस, क्योंकि आई के बगल में जितने भी नंबर होंगे सब स्लोप के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ गई, V वर्सेस I ग्राफ का V हो, ठीक है। और वहाँ पर जो ग्राफ जितना ज़्यादा ऊपर होगा उसका स्लोप उतना ही ज़्यादा होगा, तो उसका रेजिस्टेंस उतना ही हाई होगा, ध्यान रखना। अगर R ज़्यादा चाहिए तो उसका स्लोप भी क्या होना पड़ेगा, हाई। स्लोप हाई है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। अच्छा ये बात समझ में आ गई, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। और इसको मैं हटा देता हूँ। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, हटाऊँ, नोट करें। देखिए बात समझते हैं। हमारे पास चलो ठीक है शो करते हैं यार, काम है अपना से ये शो करना। 0.5 मीटर लॉन्ग एक नाइक्रोम वायर ले लो ऐसे आप, ठीक है। रेजिस्टेंस का ये सिंबल होता है, ऐसे शो करना, ठीक है। कितना लेंथ है, 0.5 मीटर लॉन्ग है, ये x मान लो, ये y मान लो सिरा, ठीक है। और इसको हमें क्या करना है,
4 सेल से जोड़ देना है। तो देखो सेल कैसे बनाते हैं, ये 2 3 4 हो गया 4, देखो 4 बड़े बड़े डंडे होने चाहिए, 4 सेल से जोड़ दिया। और ये कितने के हैं, 1.5 बोर्ड के हैं हर एक, और एक प्लग की लगाना है तो ऐसे आप प्लग की लगा देंगे, ठीक है। और इसी में एक क्या लगाना था आपको, वो अमीटर भी लगाना था, बोल्ट मीटर भी। बोल्ट मीटर तो हमेशा कैसे लगाते हैं, पैरेलल लगाते हैं, ये लो ये आपका बोल्ट मीटर, अमीटर यहाँ पे लगा दो, ए ऐसे लिख दो, हो गया काम ख़त्म। 1 नंबर इस पर मिल जाएगा, ठीक है, अगर 2 नंबर का है। और मुझे क्या करना है ना, ग्राफ शो करना है। क्या शो करना है, ग्राफ, फॉलोइंग ग्राफ वाज प्लॉटेड वी और आई वैल्यू। तो ठीक है यार, देखो आप ऐसे एक काम करोगे, ऐसे करके एक ग्राफ लोड कर दो, v है ये i है, ठीक है। आपका 1 पॉइंट कितना 5 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ करंट मिल जाएगा। ये आपका ये जो स्लोप है ना, ये आपका रेजिस्टेंस होगा। बस ये ग्राफ है, ठीक है। अब हमें करंट के बारे में रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, इतना ही शो करके छोड़ देंगे। और इन्फॉर्मेशन देता तो हम और निकालते वैल्यू, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। हमारे पास एक वी आई ग्राफ है, कह रहा है कि भाई ए एंड वी आर सोन इन द फिगर, ए और बी फिगर में दिख रहे हैं, वो वेरीज आर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम थिकनेस, विच ऑफ द टू इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ हाई रजिस्टिविटी, गिव द जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। किसका रजिस्टिविटी ज़्यादा है, आप देख लो ना किसका रजिस्टेंस ज़्यादा, बस काम ख़त्म, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ ए हैविंग हायर, इसका स्लोप क्या है, हायर है। देन इसका जो रेजिस्टेंस होगा ना, अभी बताया था, रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, हाई होगा। अगर रेजिस्टेंस हाई है ना, तो देखो जो आपका रो होगा, रो इक्वल टू, ठीक है, रो इक्वल टू क्या होता है, आर ए पान कितना एल, दोनों के लिए ए और एल तो सेम रहने वाले हैं। अब आर बढ़ेगा तो रो भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। देन रेजिस्टेंस हाई, देन रजिस्टिविटी हाई ऑफ ए कर्व, ठीक है। ए कर्व का जो रजिस्टिविटी होगा क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि उसका स्लोप ही क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात थी, ठीक है। अच्छा एक और, एक हमारे पास क्या है ना, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम है, ठीक है। और उसको फिर खींचा जाता है और फिर लेंथ इंक्रीज कर जाता है, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अब भाई देखो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, बहुत ही ध्यान से समझना इस बात को। अब इस रेजिस्टेंस के बारे में है ना, केवल है ना, स्टार्टिंग में मुझे है ना इसका केवल रेजिस्टेंस पता है, R1 मान लीजिए 20 ओम है, कितना है 20 ओम है, और इसका लेंथ नहीं पता, इसका एरिया नहीं पता है। और जब इसको खींचा जाता है ना, तो इसका जो भी लेंथ होता है, मान लीजिए L1 बराबर L है, ठीक है। तो अपने लेंथ का है ना कितने गुना बढ़ाया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है, ट्वाइस कर दिया जाता है, ठीक है। तो L2 बराबर कितना, 2L भाई, ठीक है। अच्छा 2L हो गया, तो फिर अब क्या करना है, अब इसका रेजिस्टेंस बताना है कितना होगा। तो एक बात हमारी ध्यान रखना, ठीक है। स्टार्टिंग में है ना, मान लेंगे क्या कर लेंगे, मान लेंगे भाई इसका लेंथ, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना A2। अब खींचने पर देखो ये तार अगर अभी मोटा होगा, खींचेंगे तो लेंथ बढ़ी, तो जाहिर सी बात है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया घट गया। अब कितना घटा, तो वो निकालना है। तो देखो अच्छा वही वायर है, वायर के लेंथ में, मतलब वायर के कह सकते हैं यहाँ पे वायर के वेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, यानी कि वही वायर है, उसको खींचा गया तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ, बट उसके शेप में क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम दोनों का क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन को है ना हमेशा आप पहले है ना एरिया निकाल लें, क्या निकाल लें, एरिया। अब क्यों निकालना जरूरी है, देखो R1 इक्वल टू आपको अभी बताया था रो
L1 अपान ए लिख सकते हैं। ऐसे R2 बराबर क्या लिख सकते हैं, रो L2 अपान A2 लिख सकते हैं भाई, दो वायर हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड। अगर आप डिवाइड करते हो ना R2 अपान R1, सेकंड में डिवाइड करिए फर्स्ट से, ठीक है, इसको सही कर लो। तो R2 अपान कितना R1, और यहाँ पर है ना ये पहले लिखेंगे भाई रो L2 अपान कितना A2 अपान रो L1 अपान कितना A1। अब देखो ये हो गया। अब अपने पास है ना R1 तो है, A1 L1 L2 तो भी मिल जाएगा, चलो ठीक है, 2 गुना हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा सुनो, ये ऊपर जाएगा आपका कितना होगा L2 इंटू A1 अपान क्या होगा, अरे यार ये A1 सबसे ऊपर जाएगा और ये A2 इसके पास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा A2 इंटू L1, ठीक। तो देखो L1 L2 में तो हमें रिलेशन पता है, क्या A1 में पता है, नहीं पता है ना, तो यहीं से मिलेगा। तो B1 बराबर L1 इंटू A1 बराबर L2 इंटू A2, लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया कर दो, उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। L1 की वैल्यू L है, A1 आपका मान लीजिए A है, ठीक है। स्टार्टिंग में A1 आपका A है, नहीं तो A1 ही रहने दो, क्या दिक्कत है अपने को। L2 का मान कितना था 2L इंटू A2, ठीक है, 2L से 2L कट गया और A2 बराबर देखो कितना आया A1 अपान कितना 2, मान यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, R2 अपान कितना, बोलो बोलो, R1 का कितना है मान 20, कितना है 20, अच्छा। और उसके बाद L2 कितना हो रहा है 2 टाइम्स, और इंटू A1 कितना है, A1 ही रहने दो, हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर A2 का मान कितना आया A1 बाई 2 इंटू, ठीक है, और यहाँ पे आपका L1 या L1 L आपके ये कट गए, ठीक है, L है, ठीक है, A1 से A1 कट गए, ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आया 4। अब इस 20 का मल्टीप्लाई इस 4 में कर देंगे तो R2 बराबर कितना होगा 80 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जब इसको खींचा गया तो इसकी लेंथ इंक्रीज कर गई, अगर लेंथ इंक्रीज कर गई तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। ये था लॉजिक, आपका ये आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, आपके पास है ना एक वायर है, उसका लेंथ कितना है 3 मीटर है, लेंथ 3 मीटर है, क्रॉस सेक्शन एरिया आपका है बहुत कम है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 मीटर स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। रेजिस्टेंस R इक्वल टू कितना 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ओम। अब कह रहा है पहला नंबर कह रहा है व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, व्हाट इट्स यूनिट। तो इसके लिए फॉर्मूला लिख लेंगे, रो इक्वल टू अभी बताया था R इंटू ए अपान कितना L, ये फार्मूला हो गया, इसका यूनिट क्या होता है ओम मीटर हो गया। चलो पहला वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और सेकंड नंबर करना है तो रो की वैल्यू निकालनी है, तो R की वैल्यू यहीं पे रख देंगे, ठीक है। R कितना है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू, और उसके बाद आप है ना एरिया की वैल्यू रख दो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपान लेंथ कितना 3 मीटर, ये गए खचाक कट गए, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कितना 8 मीटर, ठीक है। ये आपका रजिस्टिविटी आ चुका है, और इसका यूनिट क्या होगा ओम मीटर होगा, ओम मीटर, ओम नमः शिवाय नहीं, ओम मीटर, ठीक है। अच्छा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन है, चलो उसमें मैं आपको थोड़ा हिंट बता दूंगा, लेकिन आपको खुद से करना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बोल रखा है भाई कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर, ठीक है, मतलब इसकी लेंथ कितनी है 2 किलोमीटर है। आप किलोमीटर को हमेशा है ना मीटर में चेंज कर लीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर में आ जाएगा। इसका रेडियस आपको पता है R बराबर कितना 2 मिलीमीटर, ठीक है। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, सब कितना होता है 10 की पावर -3 मीटर होता है। अब इसका रजिस्टिविटी आपको दे रखा है, ठीक है, रो कितना 1.72 इंटू 10 की पावर -8। तो आपसे कह रहा है ना रजिस्टिविटी बता दो मुझे, रेजिस्टेंस बता दो, तो R इक्वल टू क्या होता है रो L अपान A, वैल्यू पुट कर दो,
कर ले जाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बोलो कमेंट में बताओ, यस या नो, बोलो, लिखो अभी तुरंत। 1.72 इंटू 10 के पावर, ये इंटू है यार, एक्स मत समझ लेना, -8 इंटू लेंथ कितना है, ये लो 2000 मीटर। एरिया कितना है आपका, 2 इंटू 10 के पावर, अरे ये तो नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा क्योंकि रेडियस पता है मुझे, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है ना, तो पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। देखो यही तो होता है फॉर्मूला भाई एरिया का, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, मुझे पता है 2 इंटू 10 के पावर -3 का होल स्क्वायर। और इसका आंसर आप है ना निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, फटाफट बताओ। एक और है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप इसको पढ़ो ध्यान से, और इस क्वेश्चन का आंसर है ना मैं अगले वीडियो में दूंगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना अगले वीडियो में दूंगा। बस आप इसको है ना जल्दी जल्दी है ना सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में दोनों के आंसर बताएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है। फिर आपसे मुलाकात करते हैं, मुलाकात करने के बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर वो भी बहुत ही बेहतरीन होगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हाँ, अगर आपके पास कोई और क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। आपके लिए है ना उस एक कमेंट के लिए अगर वीडियो बनाना पड़े तो मैं बनाऊँगा, लेकिन आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। चलिए आपसे मिलते हैं बाद में, ठीक है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।